आपको याद हो तो मैंने आपको राजस्थान के सबसे खूंखार गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी। उस गैंगस्टर की कहानी जो पढ़ा लिखा जल्लाद था। उसका लुक हीरो की तरह था, लेकिन अपने दुश्मनों की जान लेते वक्त वो शैतान बन जाता था। वो गैंगस्टर जिसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी थी, वही लेडी डॉन अनुराधा जो इन दिनों लॉरेंस के खास काला जठेरी की बीबी बन गई है। इस पूरी कहानी को सुनाते वक्त मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वहां की पूरी पुलिस उसके पीछे थी और आनंदपाल जो था वो फरार चल रहा था। पुलिस से जब भी उसकी मुठभेड़ होती तो वो हमला करके भाग जाया करता था। बाद में पता चला कि वो राजस्थान के चूरू इलाके में छुपा हुआ था। आखिरकार 24 जून 2017 की वो रात आती है जब चूरू के एसपी की अगुवाई में AK-47 रखने वाले आनंदपाल को उस घर समेत करीब 150 पुलिस बल के साथ घेर लिया जाता है। घर के छत से आनंदपाल गोली बरसा रहा था। ऐसे में वो अकेले सभी पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो ऊंचाई पर था और वहां से पुलिस वाले सभी नीचे में थे। इसलिए पुलिस ने प्लान के तहत आनंदपाल के भाई रविंद्रपाल को अपने साथ लिया और आगे बढ़कर भाई के जरिए यह ऐलान करवाया कि आनंदपाल सरेंडर कर दे तो उसे बस गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाएगा। लेकिन आनंदपाल ऐसा करता नहीं है, पुलिस पर हमला करना लगातार जारी रखता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को जबरन गोली चलानी पड़ती है और 5 लाख के इनामी बदमाश जो होता है ये गैंगस्टर आनंदपाल, वो पुलिस की गोलियों से ढेर हो जाता है, इनकाउंटर हो जाता है उसका। इसके बाद पुलिस की इस बहादुरी के लिए उन्हें राज्य सरकार के तरफ से इनाम भी मिलता है, तमगा भी मिलता है। लेकिन इस पूरे शौर्य की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अदालत से एक फैसला आता है कि 7 साल पहले उस रात राजस्थान के चूरू में जो हुआ था वो पुलिस का एनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर था। मर्डर गैंगस्टर आनंदपाल का पुलिस वालों के हाथों, क्योंकि सबूत और गवाहों के मुताबिक आनंदपाल हाथ उठाकर बिना गोली चलाए हथियार जमीन पर रख के सरेंडर करने के लिए तैयार था। उसने अपना हथियार डाल दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा, गाली दी और फिर गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आनंदपाल कौन सा देवता पुरुष था, कितने लोगों की उसने जान ली थी, पुलिस ने उसे मारकर कौन सा गलत काम किया, अपराध को खत्म किया है, और ये कैसे प्रूव हुआ कि वो इनकाउंटर जो था वो फेक था। तो ये सही है या गलत है, इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताते हैं आपको कि आखिर कोर्ट के अंदर ये प्रूव कैसे हुआ कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर था। 24 जून 2017 रात के करीब 10 बज रहे थे। अमावस की काली रात थी। चूरू के मलासर गांव में कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग नींद के आगोश में जा चुके थे। तभी उनके गांव में कुछ ऐसा हुआ कि सभी की नींद उड़ गई और साथ साथ होश भी उड़ गई, क्योंकि उनके गांव के एक मकान पर पुलिस और SOG की टीम लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और अंदर से, घर के अंदर से भी कोई बैकफायर कर रहा था। अब ये पूरा मामला क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। गांव वाले को उस समय तक कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। लेकिन अभी आप आगे सब कुछ जान जाएंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। तो नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी से कनेक्ट करने वाला हूं जिसकी क्राइम से भरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह है और वो उस फिल्म का विलन। वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो लोगों के सीने पर बैठकर सिर में गोली मारता था। उसके पीछे राज्य की हजारों पुलिस पड़ी हुई थी जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। पूरे शहर को किले में बदल दिया गया था और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जिसके सिर पर 5 लाख का इनाम था और वो नाम था आनंदपाल सिंह। क्या है कहानी, आइए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी में हम इनकाउंटर वाले दिन पर आए। उससे पहले थोड़ा 1.5-2 साल पहले चलते हैं, जहां से आनंदपाल सिंह की मौत की तारीख लगभग तय होनी शुरू हो गई थी।
तो बात है 3 सितंबर 2015 की, जब आनंदपाल सिंह को नागौर जिले के डिडवाना कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी हुई और जब उसे वापस ले जाने के लिए पुलिस वैन में बिठाया गया तो किसी बहाने को बताकर वो सभी को मिठाई खिलाता है। सिर्फ उस गाड़ी के ड्राइवर को नहीं खिलाता और खुद नहीं खाता है। उस मिठाई को खाने के बाद सभी लगभग बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उसमें नशीली दवाई मिली हुई थी। तभी उस पुलिस वैन पर चारों तरफ से लगातार फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात से आनंदपाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था क्योंकि गोली चलाने वाले जो लोग थे वो आनंदपाल के ही भाई बंधु थे जो उसे भगाने के लिए वहाँ पर आए थे। वो आनंदपाल को तो भगाते ही हैं, साथ ही साथ पुलिस का AK-47 भी चुरा लेते हैं और जाते जाते ड्राइवर के पाँव पर गोली मार देते हैं ताकि किसी को इस बात का शक न हो कि ड्राइवर भी उनके इस प्लान में मिला हुआ है। आनंदपाल, जिसे पुलिस के गिरफ्त से भगाने के लिए लगभग पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी गई, उसके क्राइम की दुनिया में आने की कहानी भी बहुत ही फिल्मी है। समथिंग लाइक कि दुनिया के जुल्म ने मुझे अपराधी बना दिया। होता ये है कि जो आनंदपाल के पिता होते हैं उनकी इच्छा ये होती है कि बेटा आर्मी में जाए। बेटा भी चाहता था कि वो पढ़ लिख कर एक बढ़िया टीचर बने, जिसके लिए बाकायदा वो B.Ed की पढ़ाई भी करता है। लेकिन उसके शादी के वक्त एक ऐसा घटना घटता है कि जिस वजह से उसके मन में जो विचार थे एकदम से बदल जाते हैं। होता ये है कि शादी में वो बारात में अपने घोड़ी पर चढ़ के जाना चाह रहा था और इस बात से उसके गांव के कुछ दबंग लोग जो थे वो इससे रजामंदी नहीं रखते थे। दरअसल वो मानते थे कि आनंदपाल सिंह जो है वो असली राजपूत नहीं हैं जैसे कि वो हैं, और इस बात को लेकर ही ये बहस छिड़ा था कि वो घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा। हालांकि इस आपसी बातचीत के बाद वो घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी करता है, लेकिन ये जो घटना होती है ये कहीं ना कहीं उसके मन में घर कर लेता है, जो आगे चलकर उसके विचार को बदलने लगता है। इसलिए आगे जाकर वो सोचता है कि वो टीचर नहीं बनेगा और पॉलिटिशियन बनेगा, और वो चुनाव में एक्टिव हो जाता है। पंचायत का चुनाव भी लड़ता है, एक जीतता भी है, कुछ हारता भी है, और ऐसे ही उसका विपक्षी दलों के साथ जो है एक तरह से कहिए तो नोक झोंक शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि कई बार तो उसे जेल का चक्कर भी काटना पड़ता है, और कुछ जो पावरफुल लोग थे वो इंटेंशनली इसको जेल में गलत धाराओं के साथ पहुंचाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से बदल जाता है और एक तरह से क्राइम की दुनिया में घुसने लगता है और क्राइम करना शुरू कर देता है। और आनंदपाल देखते ही देखते शराब की तस्करी से लेकर लोगों के मर्डर तक करने लगता है और एक ऐसा खूंखार अपराधी बन जाता है जिसे राजस्थान की जेल भी नहीं रोक पाता है। वो अकेले हो या फिर पुलिस के गिरफ्त में, उसका अंदाज और उसका स्टाइल इतना अट्रैक्टिव होता था। जब वो कैमरे में नज़र आता था ऐसा लगता था कि वो कोई हीरो हो, लेकिन दूसरी तरफ अपना आतंक फैलाने के लिए वो ऐसी दरिंदगी करता था कि लोग उसके बारे में सुनकर ही कांप जाते थे। आनंदपाल अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता था कि उससे टक्कर लेने वाले लोगों के लिए वो मिसाल बन जाता था, और कोई उसके अगेंस्ट आने से पहले 100 बार सोचता था। कहते हैं एक बार वो अपने एक दुश्मन को पंखे से उल्टा लटका देता है और उसका गला काट देता है, फिर उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर तेजाब में डाल देता है। और ऐसा ही अपराधी अब पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गया था, और ना सिर्फ फरार हुआ था बल्कि पुलिस की जो AK-47 राइफल थी वो भी लेकर भाग जाता है। आगे चलकर उसे पकड़ने की जो जद्दोजहद होती है वो चलती रहती है, और एक दो बार पुलिस का आनंदपाल से मुठभेड़ भी होता है, लेकिन इसमें आनंदपाल बचकर निकल जाता है और अपने AK-47 जो वो पुलिस से ही चुराता है उससे पुलिस वाले को ही घायल कर देता है। एक बार तो एक कांस्टेबल की इसमें जान भी चली जाती है। देखते ही देखते जो ये आनंदपाल था वो पूरे राज्य के लिए थ्रेट बनने लगता है, और जो राजस्थान पुलिस होती है उनका एक ही मिशन ये बन जाता है कि कैसे भी आनंदपाल को न्यूट्रलाइज किया जाए, उसे अपने कंट्रोल में लाया जाए। जिसके लिए जो नागौर जिला होता है उसे एक तरह से पूरा किले में बदल दिया जाता है, जगह जगह पर बंकर बनाए जाते हैं। जो क्विक एक्शन फोर्स थे उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाने लगती है कि कैसे चलती गाड़ियों में भी उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि आनंदपाल कहीं से भी कभी भी आ सकता था, मुठभेड़ हो सकता था, और उसके पास AK-47 था। तो उसी हिसाब से पुलिस फोर्स को भी तैयार किया जा रहा था, और पुलिस भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार थी।
इसी बीच आनंद पाल को कंट्रोल करने के मिशन को सुपरवाइज करने के लिए आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन। ये एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर थे जो देश के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में उठे सवाल के लिए 7 साल जेल में थे। और ऐसे में उन्हें फिर से एक ऐसा केस मिलता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था आनंद पाल सिंह, और हो सकता था कि इस पूरे मामले में जाकर आगे उसका इनकाउंटर भी हो और फिर से उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन उन्होंने आनंद पाल के इस केस को एक चैलेंज के तरह लिया, और चूंकि वो पहले भी 7 साल जेल में गुजार चुके थे तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था एक तरह से ये समझने का कि आखिर क्रिमिनल किस तरह से सोचते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों का, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए वो सबसे पहले उन सभी चीज़ों को टारगेट करते हैं जिससे ये जो आनंद पाल सिंह होता है इसे वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए, और वो फिर चाहे फाइनेंशियली हो या फिर उनके मेंबर जो इनके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक एक कर इधर जो आईपीएस ऑफिसर दिनेश होते हैं ये अपना काम कर रहे थे, और उनके जो दूसरे टीम मेंबर थे वो बाकी के अपराधियों को ट्रैक कर रहे थे कि आखिर वो कहाँ हैं, किनसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ता है आनंद पाल का भाई विक्की उर्फ रुपेश और आनंद पाल का ही करीबी दोस्त देवेंद्र उर्फ गट्टू। उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ होती है लेकिन वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस अपना रूप दिखाती है और इनकाउंटर की धमकी देती है, उसके बाद गट्टू टूट जाता है और वो आनंद पाल का ठिकाना बक देता है। पुलिस को जैसे ही आनंद पाल के ठिकाने का पता लगता है वो अपने पूरे टीम को तैयार करते हैं। आईपीएस ऑफिसर भी पूरे टीम को सुपरवाइज करते हैं और पूरी तैयारी के साथ निकल जाते हैं चूरू के मलासार गांव के तरफ, जहां पर आनंद पाल अपने किसी जानकार के घर में छिपा होता है। वहां पर पुलिस पहुंचती है और उनके जानकारी के मुताबिक आनंद पाल जो है उस घर में अकेले होता है। लेकिन जब पुलिस एक तरह से अनाउंसमेंट करती है कि तुम बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो, तो अंदर से AK-47 से फायरिंग होता है और थोड़े थोड़े वक्त पर अलग अलग जगह से फायरिंग होता है। इससे ये भी लगता है, ऐसा लगता है कि अंदर और भी लोग हैं। और पुलिस को पता था कि उनके पास AK-47 है, तो पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके पास भी AK-57 था और ऐसे हथियार से वो लैस होकर आए थे और काफ़ी देर तक वो मुठभेड़ चलता है। और उसके बाद अंत में जो आनंद पाल सिंह होता है वो मारा जाता है, पुलिस के गोलियों से ढेर हो जाता है। पुलिस के कुछ जवान भी इसमें घायल होते हैं, लेकिन अंततः जो राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर होता है जिसके नाम से ही आतंक फैल जाता था, वो मारा जाता है। कहते हैं कि जो आनंद पाल ही था वही खुद अलग अलग समय पर अलग अलग जगह से फायरिंग कर रहा था ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन असल में तो वो अकेले ही था और अंत में वो मारा जाता है। हालांकि आनंद पाल तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो खौफ होता है, उसका जो आतंक होता है वो ख़त्म नहीं होता है। और वो चीज़ उसके मौत के तुरंत बाद ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके मौत पर पूरे राजस्थान में बवाल शुरू हो जाता है। उसकी लाश की राजनीति शुरू हो जाती है और उसके समर्थन में हज़ारों लोग जुट जाते हैं। उसके लाश के साथ लगभग 19 दिनों तक धरना प्रदर्शन होता है। घर वाले अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते हैं। ये डिमांड करने लगते हैं कि ये फेक इनकाउंटर था, जानबूझकर उसे मारा गया है, सरेंडर भी किया जा सकते थे। ऐसे कई सवाल उठने लगे, CBI की मांग होने लगी। उनके घर वाले भी धमकी देने लगे आनंद पाल सिंह की कि वो खुद को आग लगा लेंगे। ऐसे सभी चीज़ें चलते रहते हैं। उसके बाद पुलिस ज़बरदस्ती 20वें दिन आनंद पाल के लाश का अंतिम संस्कार करवाते हैं और तब जाकर वो मामला उस वक्त शांत होता है। तो देखिए, आनंद पाल सिंह की मौत के बाद राजपूत बिरादरी में गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि इनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर है। पुलिस वालों ने सरेंडर करने के बावजूद भी आनंद पाल सिंह को मार डाला। इसलिए मामले की जांच हो, फिर ये मामला CBI को सौंप दिया गया। तब जाकर 20 दिन के बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अपने इलाके में आनंद पाल की एक और छवि थी अपराधी से अलग, रॉबिन हुड की। इधर 2 साल के बाद CBI कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट ये आया कि इनकाउंटर में कोई भी गलत चीज नहीं हुई है, इनकाउंटर एकदम बिल्कुल जेन्युइन है। आनंद पाल ने सरेंडर नहीं किया था, इसलिए ही उस पर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया था, अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इसी बीच आनंद पाल की वाइफ पहुंच गई अदालत और उन्होंने कहा कि CBI की रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट ही गलत है, इसलिए इस केस को क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत है, कुछ कागजात है।
और सबसे बड़ा पेज जो वहाँ था, जो उन्होंने बताया कि चूरू पुलिस ने पूरे इनकाउंटर के लोकेशन का नक्शा मांगा गया था उनसे कि कहाँ पुलिस थी, कहाँ से पोजीशन लिया गया, कहाँ से गोली चलाई गई, कैसे आनंदपाल को मारा गया, ये सब कैसे हुआ, इसका नक्शा दिया जाए उस लोकेशन का। लेकिन 2 साल के बाद भी पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई नक्शा ही नहीं था, उन्होंने कोई नक्शा पेश ही नहीं किया था। अदालत के कहने के बाद नक्शा मिला भी और दलील भी दी गई, लेकिन सीबीआई कोर्ट को वो दलील और वो नक्शा कुछ जमा नहीं, कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बाद इस केस पर मुकदमा शुरू हुआ कि बात सही है या गलत है, और लगभग 4 साल तक चलता रहा ये मुकदमा। इसी बीच अदालत में पुलिस की इतनी गलतियां दिखी, गलतियां क्राइम सीन पर, गलतियां पुलिस के बयान में जो सबूत के साथ मिल नहीं रहे थे, गलतियां उस नक्शे में जो उन्होंने कोर्ट में दिखाया था, बाकी गलतियां तो बहुत है। लेकिन उसमें कुछ जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं जो काफ़ी ज़रूरी है, और उसे सुनकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कुछ तो झोल ज़रूर था, जिससे ये प्रूव हो जाएगा, आप समझ लीजिए एक तरह से, कि अदालत ने फैसला क्यों लिया। तो पुलिस की कहानी थी कि इनकाउंटर वाली रात आनंदपाल सिंह जो है वो घर की छत पर था और पुलिस की टीम सीढ़ियों की आड़ में गोली चला रही थी। अगर बात ये सच थी पुलिस की, तो उनके ग्लॉक पिस्टल की जो खोखे होते हैं ना, गोली से जो निकलती है गोली चलने के बाद, वो सीढ़ी पर गिरने चाहिए थे, क्योंकि जब गोली चलता है तो गोली दूर जाती है, खोखा वहीं पे गिर जाता है जहाँ से गोली चलाता है कोई, ठीक है। लेकिन इस केस में पुलिस के पिस्टल की गोली से निकलने वाला खोखा जो है ना, वो छत पर मिला सीढ़ी के बजाय, जो उनके बयान से बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो गोली तो यहाँ चला रहे थे, लेकिन उनका खोखा काफी दूर छत पे था। दूसरा पॉइंट ये कि आनंदपाल सिंह का ना 2 बार पोस्टमार्टम किया गया था। इन दोनों पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चलता है कि आनंदपाल के जिस्म पर 7 गोलियां ऐसी मिली ना, जो काफी करीब से मारा गया था, क्योंकि उस गोली के लगने से अलग निशान बना था जिस्म पर। ये समझ लीजिए कि गोली करीब 3 से 5 फीट की दूरी से मारी गई थी, जबकि पुलिस के बयान के मुताबिक वो करीब 15 से 30 फीट के डिस्टेंस से उस पर गोली चला रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में तो AK-47 था ना, तो सीधे उसके सामने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो पुलिस के इस बयान का भी ना सबूत के साथ कुछ मेल जोल ठीक बैठ नहीं रहा था। और यहीं से आते हैं तीसरे पॉइंट पर। इस इनकाउंटर में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ था, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में उनके कहानी के मुताबिक आनंदपाल ने भी गोली चलाया था। तो उस कांस्टेबल ने यह बयान दिया था कि इनकाउंटर के वक्त ना अचानक से आनंदपाल क्या करता है कि वो छत से ना सीढ़ी की तरफ आ जाता है। तो कांस्टेबल इधर से आनंदपाल को गोली मारता है, गोली आनंदपाल को लगता है, वो गिर जाता है। इसी बीच वो भी गोली चला देता है कांस्टेबल पर। कांस्टेबल उसके सामने खड़ा था, इस हिसाब से क्या होना चाहिए था कि गोली उसे सामने से लगनी चाहिए थी, लेकिन कांस्टेबल को गोली लगी थी उसके पीठ पर। तो ये जो कांस्टेबल का बयान था वो भी जो सबूत बाद में आया उससे मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि गोली घूम के तो नहीं लग सकती है उसके पीठ पर। अब इसके बाद आते हैं उस पॉइंट पर जो इस मामले में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आनंदपाल सिंह के भाई की गवाही, रविंद्रपाल सिंह, जिसका नाम आपने शुरू में भी सुना था कि उसके मदद से ही पुलिस आनंदपाल को सरेंडर करवाना चाह रही थी। मतलब उस दिन चूरू में जो पुलिस की तरफ से वो इनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे आनंदपाल का भाई भी मौजूद था। तो उसकी क्या कहानी है, उसने भी कोर्ट में अपनी गवाही दी, उसे भी सुनिए। रविंद्रपाल सिंह कोर्ट में गवाही देता है और वो कहता है कि पुलिस ने उसे पकड़ा और धमकी दी कि अपने भाई का पता बताओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। उसको बहुत बुरे तरीके से धमकाया जाता है, इसलिए डर कर वो अपने भाई का कैसे भी पता लगाकर पुलिस को बता देता है। फिर इनकाउंटर वाले दिन पुलिस उसे वहाँ लेकर भी जाती है। उसके जरिए भाई आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए भी मनाया जाता है, बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया जाता है। भाई उसे कन्विंस करता है कि तुम सरेंडर कर दो, पुलिस तुम्हें एनकाउंटर नहीं करेगी, तुम्हें जेल में लेकर जाएगी। आनंदपाल सिंह जवाब भी देता है, ठीक है मैं सरेंडर कर दूंगा, मेरी सिक्योरिटी और जेल की सिक्योरिटी का जिम्मा पुलिस वाले को लेना पड़ेगा। पुलिस वाले भी इस बात पे हामी कर देते हैं, क्योंकि आनंदपाल के पास AK-47 था और वो सामने से सरेंडर कर रहा था, तो वो भी हामी भर देते हैं। इसके बाद आनंदपाल के भाई ने बताया कि पुलिस की एक टीम सीढ़ी से होते हुए छत पर गई। छत पर आनंदपाल सिंह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ा था, हथियार नीचे रखे थे उसके।
पुलिस की टीम उसके करीब जाती है और झपट कर, एक तरह से अचानक से कहें तो, सारे हथियार हटाकर आनंदपाल को पकड़ लेते हैं। फिर उसे लात घूंसों से वहीं पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। ये गवाही है उसके भाई की। और फिर वहां पर पुलिस वाले जो खड़े थे वो गोली मारना शुरू कर देते हैं। 30 से ज़्यादा गोलियां उसके जिस्म में लगती है, जिसमें से 7 गोलियां वो होती है जो बहुत ही करीब से लगा होता है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो एक तरफ पुलिस की जो कहानी थी वो साइंटिफिक एविडेंस से बिल्कुल परे थी, उससे मैच ही नहीं कर रही थी। फिर चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, यानी गोली की जो रिपोर्ट होती है, वही आनंदपाल के भाई की गवाही सभी एविडेंस से बिल्कुल मेल खा रहे थे। इसलिए कोर्ट ने उसकी गवाही को एकदम सही माना। और फिर जब इतना कुछ होने के बाद जज साहब अपना जजमेंट लिखते हैं तो कहते हैं कि एक क्रिमिनल चाहे कितना भी बड़ा इनामी क्यों ना हो, कितना ही खूंखार क्यों ना हो, अगर वो खुद सरेंडर कर रहा है, यानी अपनी कस्टडी दे रहा है, लेकिन फिर भी उस पर गोली चलाया जाता है, तो ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या कहलाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए इस मामले में तो पुलिस ने अपने पावर का गलत उपयोग किया। इसलिए जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने उस वक्त के जो इनकाउंटर के वक्त चुरू के एसपी थे, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनके समेत कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करवाया और उन पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भी कर दी है। अब आगे ये केस चलेगा कि क्या वो मर्डर था या नहीं था। मतलब अब तक ये था कि इनकाउंटर फेक था या नहीं, तो इसमें निकला कि इनकाउंटर फेक है, यानी मतलब ये मर्डर है। तो अब पुलिस वालों की भी तरफ से अब वो केस लड़ेंगे अपना कोर्ट में कि, और वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये मर्डर नहीं, हमने तो इनकाउंटर ही किया था, हम सही थे। बाकी ये केस अभी चलेगा और इसमें अगर कुछ बदला तो वो कहानी भी लेकर हम जरूर आएंगे। बाकी आसार कुछ ऐसे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी सबूत जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ ही दिख रहे हैं। बाकी अगर कुछ अपडेट आया तो मैं कहानी सुनाऊंगा ही। स्क्रीन पर आपको अभी एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट में भी जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आनंदपाल की जब कहानी मैंने सुनाई थी तो कई लोगों का कमेंट ये भी आया था कि वो इनकाउंटर फेक था। तो अब जो ऐसा सोचते थे, जिनको लगा था कि न्याय नहीं मिला, उनके लिए एक तरह से न्याय अभी मिल गया है। तो उस पर आपका क्या कहना है वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।